हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड लर्निंग चैनल। आज का वीडियो है एक नए आईपीओ के बारे में। अगले हफ्ते ये आईपीओ आ रहा है। कंपनी का नाम है एंटनी वेस्ट। ये वेस्ट हैंडलिंग बिजनेस में है और आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में इसको रिव्यू करेंगे। इसके आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को रिव्यू करेंगे, कंपनी के प्रोफाइल को भी रिव्यू करेंगे और आपको मदद करेंगे ये डिसीजन लेने में कि आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आज के वीडियो में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में और इस आईपीओ के बारे में। तो अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आज के वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। इस वीडियो में हमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है वो उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम कंपनी के पूरे प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनी की कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे पार्ट में हम आईपीओ से रिलेटेड जितने भी की फैक्ट्स होते हैं, कब डेट हो गई, कब फाइनलाइजेशन होगा, कब अलॉटमेंट होगी, ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ के, क्या हो रहा है आईपीओ में, वो सारे के सारे की फैक्ट्स हम आपको दूसरे पार्ट में हमारे वीडियो में बताएंगे। और तीसरे पार्ट में आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके ऊपर अगर हम अपना प्रोपराइटरी असेसमेंट मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं इस आईपीओ पे, इस कंपनी के ऊपर, तो ये हमारे लिए क्या सजेशन देता है कि क्या इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें आज के वीडियो में होने वाली हैं। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे कंटेंट के बारे में कमेंट कीजिए। और अगर आपकी कोई सजेशन भी है तो भी हमें कमेंट के तरीके से बताइए कि कहाँ पे आपको लगता है कि हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो और अगर आपने हमारा चैनल ए टू जेड लर्निंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो के बारे में आपको इमीडिएटली पता लगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। जैसा मैंने कहा कि पहले पार्ट में हम बात करेंगे एंटनी वेस्ट एज ए कंपनी, इसकी क्या बिजनेस है, क्या कंपटीशन है, क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। तो उससे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कि एंटनी वेस्ट हैंडलिंग जो कंपनी है ये वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स में है इंडिया की म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। तो इंडिया में एक जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है उसको जो मैनेजमेंट करने की जो इंडस्ट्री है उसमें कई प्लेयर्स हैं और एंटनी वेस्ट भी उसका पार्ट है। एंटनी वेस्ट वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स में आती है और ये का ट्रैक रिकॉर्ड ये 2001 से इस बिजनेस में है। तो इनको ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं इस बिजनेस में। कंपनी जो है लैंडफिल जो कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट के काम में भी अपनी काबिलियत रखती है। और ये आजकल जो नया आ रहा है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी जिसको डब्ल्यूटीई बोलते हैं, उसमें भी ये काफ़ी हद तक प्रेजेंट है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया होता जा रहा है वेस्ट टू एनर्जी, जिसमें ये कंपनी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कंपनी ने फ्यूचर से भी अपने आप को प्रूव किया हुआ है कि फ्यूचर में जो बिजनेस की जरूरत होगी, बिजनेस की ग्रोथ की होगी, उस एरिया में ये ऑलरेडी मौजूद है। इनका जो पोर्टफोलियो होता है, इनका जो काम धंधा होता है वो बेसिकली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आता है और इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और ये प्रोजेक्ट उनको लेते हैं डिफरेंट म्यूनिसिपल से और उनको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। इनको प्रोजेक्ट मिलते हैं जैसे कि वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन का, वेस्ट के प्रोसेसिंग का, वेस्ट के रिसाइकलिंग का, या लैंडफिल अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसको पूरा मैनेज करना, ये सारे के सारे काम इनके होते हैं। तो इनको उस टाइप के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो अभी तक जो इस एंटनी वेस्ट ने करीब करीब 25 डिफरेंट प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं। अभी ऑनगोइंग भी जो है इनके हैं करीब करीब 18 प्रोजेक्ट जो हैं ऑनगोइंग है। और ये जो प्रोजेक्ट जो होते हैं वो 8 से 10 साल चलते हैं, कई केसेस में तो ये प्रोजेक्ट 20-20 साल के भी होते हैं। तो जब एक बार प्रोजेक्ट साइन हो जाता है तो इनकी जो रेवेन्यू की विजिबिलिटी है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है इनके बिजनेस में। तो इनके पास जैसे अभी MSW जो बेसिकली म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के प्रोजेक्ट होते हैं वो करीब 12 चल रहे हैं। 2 इनके पास प्रोसेसिंग वाले भी चल रहे हैं जिसमें ये सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। और
जो मैकेनाइज्ड स्वीपिंग होती है, आजकल आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक और स्कूटर्स ऑटो की शेप में सड़कों पे आप देखेंगे कि किनारे किनारे वो पेडेस्ट्रियन पाथ के स्वीपिंग के लिए यूज होते हैं। उनके पास ऑटोमेटिकली सब ब्रशेस लगे होते हैं उनके, और उससे वो क्लीनिंग करते हुए जाते हैं रोड्स की, पेडेस्ट्रियन पाथ की, वो सब। तो ये उसके उस टाइप के भी 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट एंटनी वेस्ट रन कर रहा है। अ, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके जो क्लाइंट्स आते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये क्योंकि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में हैं, तो इनको इनके जो क्लाइंट होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। तो इनके जो अभी प्रोजेक्ट 18 प्रोजेक्ट जो मैंने बताए वो जो चल रहे हैं, वो चल रहे हैं नवी मुंबई, थाने में, पुणे में है, पिंपरी, मैंगलुरु में है, अपना नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है। इनके इन सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और इनका वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी है एक कंजुमग साइट पे, जो जिसमें ये अपना सारा वेस्ट ट्रांसपोर्ट करके उसको प्रोसेस करते हैं ताकि वो रिसाइकल हो सके। इनका जो कंपटीशन है एंटनी वेस्ट का, जैसे मैंने कहा कि टॉप 5 प्लेयर्स में आती है, तो रैमकी जो है, रैमकी इनवार के नाम से जो कंपनी है, वो टॉप प्लेयर है इस इंडस्ट्री का। एंटनी वेस्ट जिस कंपनी का आईपीओ हम बात कर रहे हैं, ये सेकंड पोजीशन पे है अपनी मार्केट में। इसके अलावा भी कई प्लेयर हैं, जैसे मेट्रो है, बीवीजी इंडिया है, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट है, ए टू जेड ग्रीन है। ये टॉप कंपनियों में आते हैं इंडिया के म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। इसके अलावा भी कई प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं जो इसी बिजनेस में हैं, वो लोकल लेवल पे, जैसे एसपीएमएल इंफ्रा है, जिंदल है, इको ग्रीन है, टेरा फर्मा है, वेस्ट वेंचर्स इंडिया है। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी कंपटीशन है, काफ़ी प्लेयर्स लोकल इंटरनेशनल यहाँ पर हैं, बड़े छोटे हर साइज के प्लेयर्स हैं इसमें। तो ये काफ़ी competitive, काफ़ी बिजी इंडस्ट्री है इस बारे में। अगर हम बात करते हैं एंटनी वेस्ट के प्रमोटर्स की, तो इनके जो प्रमोटर्स हैं वो हैं जोस जेकब, शिजू जेकब एंड शिजू एंटनी। इन्होंने मिलके कंपनी स्टार्ट की थी। ये तीनों लोग मिलकर करीब करीब 26% की इनके पास ओनरशिप है। इसके अलावा इनके पास एंटनी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, जिसको प्रमोटर ग्रुप बोलते हैं, उसमें भी उनकी होल्डिंग है इस कंपनी में, जो कि फर्दर 25% है। तो ओवरऑल 26% तीन प्रमोटर का और 25% प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों का मिला लें, तो करीब करीब 51% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है। इसके अलावा जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो यूके की कंपनियां हैं, जो मॉरिशस के रूट से इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, और वो आप थोड़े देखेंगे जब हम बात करेंगे इशू की, कि ऑफर फॉर सेल से वो थोड़ा सा अपना शेयर बेच भी रहे हैं। चलिए, आप कंपनी का बेसिक प्रोफाइल, कंपटीशन की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं। सबसे बड़ी बात तो इनके पास जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ट्रांसपोर्टेशन में भी हैं ये, वेस्ट के प्रोसेसिंग में भी हैं, स्वीपिंग प्रोजेक्ट्स भी इनके पास चल रहे हैं। तो इनका काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इनके ये काफ़ी लीडिंग प्लेयर है, और कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है इनका प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के बारे में। ये कंपनी अपना काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है इन्होंने, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी व्हीकल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट है ये कंपनी, इसलिए नंबर 2 पे भी है इंडस्ट्री में। और इनके जो प्रमोटर्स हैं वो इस धंधे में काफ़ी टाइम से हैं, 20 साल से, जैसे मैंने कहा कि करीब करीब हो गया इन कंपनी को। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस हैं प्रमोटर, तो इनको पता है कि कंपनी को कहाँ पे ले जाना है आगे। इसके अलावा थोड़े रिस्क फैक्टर भी हैं कंपनी में। पहली बात तो ये है कि क्योंकि इनका जो क्लाइंटेल होता है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, तो इनके जो रेवेन्यू है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट पे डिपेंड करते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट स्टेट के बजट पे डिपेंड करता है, तो इनके ऊपर काफ़ी इनकी डिपेंडेंसी स्टेट की बजट एलोकेशन से है। लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट इतना क्रिटिकल पार्ट है, और जैसे इंडिया में स्वच्छ भारत का मिशन जैसे चलाया है प्राइम मिनिस्टर ने, वो उससे क्या हुआ है कि इस एरिया में फंडिंग की कोई कमी नहीं है। इस एरिया में पैसा गवर्नमेंट काफ़ी एलोकेट कर रही है, खर्च कर रही है, तो इसलिए कंपनी जैसी एंटनी वेस्ट जैसी कंपनियों को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात की कंसंट्रेशन रिस्क की बात करते हैं, क्योंकि इनका जो 5-6 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही हैं जिनके साथ ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट 8 से 10 साल का होता है, तो ये ज़्यादा भी नहीं ले सकते। लेकिन 5 से 6 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कंसंट्रेशन रिस्क भी होता है, क्योंकि इनका 90% जो बिजनेस आता है वो 5-6 उनसे ही आता है। तो ये एक बड़ा कंसंट्रेशन रिस्क है इनके लिए,
कि अगर कोई एक या दो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किसी वजह से अपना नया प्रोजेक्ट इनको नहीं देते हैं तो इनका काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है उसकी वजह से। दूसरी चीज कंपटीशन रिस्क का, क्योंकि काफी क्राउडेड है ये स्पेस। हालांकि बड़े प्लेयर अच्छी टेक्नोलॉजी वाले कम हैं जो कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड से लंबे टाइम से इसको काम को कर रहे हैं, वो कम लोग हैं, लेकिन फिर भी काफी क्राउडेड है। और क्योंकि ये स्टेट फंडिंग पे डिपेंड करता है तो वहाँ कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि जो सबसे सस्ता हो उसको ही प्रोजेक्ट दिया जाए, जबकि ये क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो ये हो सकता है सबसे सस्ते ना हो। लेकिन आजकल जो बिड का प्रोसेस है स्टेट गवर्नमेंट ने, ये भी चेंज हो गया है थोड़ा। अब क्या करते हैं, ये टेक्निकल कैपेबिलिटी पे पहले इवेल्युएट करते हैं, उस पे जो कंपनी सिलेक्ट होती है उन्हीं कंपनियों को बोलते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल बिडिंग करिए। तो इसलिए टेक्निकल कॉम्पिटेंस का पहले ड्यू डिलिजेंस होता है। इसकी वजह से एक बड़ा एंट्री बैरियर है कि हर कंपनी इस धंधे में नहीं घुस सकती। चौथा रिस्क जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी इन्होंने डिक्लेयर किया है, कि इनके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ और प्रोमोटर्स के खिलाफ काफी लिटिगेशन केसेस चल रहे हैं। वो हालांकि फाइनेंशियल एक्सपोजर उसमें लिमिटेड ही है, लेकिन इतने सारे केसेस चलना इन इटसेल्फ इज ए की रिस्क। तो वो एक चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए इस कंपनी के बारे में। अगर अब हम बात करते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की, तो 18-19 तक तो इसकी कंपनी के प्रॉफिट थोड़ा सा डामाडोली चल रहे थे। लेकिन जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, जो मार्च 2020 में खत्म हुआ है, उसमें इन्होंने बम्पर परफॉर्मेंस दी है। इनके रेवेन्यू 56% अप थे, जैसा कि आप ये चार्ट में भी देख सकते हैं, 56% अप। और इनके जो प्रॉफिट हैं वो तो करीब करीब 80% अप थे। तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। हालांकि कोविड की वजह से जो अभी 4 साल चल रहा है उसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा। हालांकि ये फिर भी रेवेन्यू प्रॉफिटेबल कंपनी रहेंगी, लेकिन इनकी एबिलिटी जो हुई है एग्जीक्यूट करने की प्रोजेक्ट की, वो थोड़ी सी डिले हुई है कोविड की वजह से। बट ओवरऑल आई थिंक लास्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर देखा जाए तो ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन अगर हम पिछले 4-5 साल देखें तो इनकी रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी क्वेश्चनेबल है। अब अगर हम बात करते हैं कि वैल्यूएशन की, तो अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 के बेसिस पे ही, तो इनकी जो अर्निंग पर शेयर है वो करीब करीब 27 रुपए है, 27 रुपीज। और नेट असेट वैल्यू जो है इनकी, वो करीब करीब 137 रुपीज पर शेयर की है, बेस्ड ऑन 20। लेकिन जब भी आप ऐसी कंपनी में एंटर करते हैं, आप अगले 10-15 साल का व्यू लेते हैं, जो इनके ग्रोथ टारगेट है, जो वेस्ट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री जिस हिसाब से वर्ल्ड वाइड ग्रो हुई है, तो वो इंडिया में भी अगले 10 सालों में पूरा दमखम रखती है कि वो 2-3-4 टाइम भी बड़ी हो जाएगी। तो ग्रोथ काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है फ्यूचर से इस कंपनी के लिए। अगर मैं इनका प्राइस टू अर्निंग रेशो देखता हूँ, जिस प्राइस पे ये ले रहे हैं, वो करीब करीब 11 रुपए के आसपास की अर्निंग टू प्राइस टू अर्निंग रेशो है, जो कि इतनी बुरी नहीं है। तो उसके हिसाब से एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहे हैं इस कंपनी के। अब बात करते हैं कि आईपीओ फैक्ट की। पहला बात है कि ये किस पर्पस के लिए हम कर रहे हैं। तो इसमें से करीब करीब 40 करोड़ तो ये रेस कर रहे हैं, जिसको ये करेंगे कि जो इनका पुणे में पीसीएमसी का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको फंड करने के लिए, उसको पार्ट फाइनेंस करने के लिए। वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग है, उसमें मगर फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये तो जो पैसा आएगा वो 40 करोड़ के आसपास उसमें प्रोजेक्ट में लगेगा, तो वो अच्छी बात है, वो इनके रेवेन्यू में भी हेल्प करेगा। दूसरी चीज, इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है, जो एंटनी ग्रुप ऑफ कंपनीज में आती हैं, जिनमें ये व्हीकल व्हीकल लोन देते हैं, उसमें काफी इनको लॉसेस चल रहे हैं। सब्सिडरी लेवल पे इनकी काफी कंपनियों में लॉसेस चल रहे हैं। तो ये कुछ पैसा करीब करीब 38 करोड़ के आसपास जो रेस कर रहे हैं, वो इसलिए यूज करेंगे कि वो अपनी सब्सिडरी कंपनी के लोन लेवल को, डेट लेवल को कम करेंगे। ये अपनी बुक से लोन प्रोवाइड करेंगे उनको, और वो अपने एक्सटर्नल लोन को क्लियर करेंगे ताकि वो उनके डेट लेवल कम हो जाए। लेकिन ओवरऑल ये थोड़ा सा इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन के लिए यूज होगा। ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो धंधा इनका है, उसमें कोई हेल्प नहीं करने वाला है उसमें, ये पार्ट। तो जो पार्ट हेल्प करने वाला है इस कंपनी को डायरेक्टली, वो सिर्फ 40 करोड़ का है। अब हम बात करते हैं की फैक्ट्स की। देखिए, डेट की बात करें तो 21 दिसंबर को, अगले मंडे को ये खुल रहा है, और ये 23 दिसंबर तक, वेंसडे तक खुला रहेगा। 300 करोड़ का ये इशू साइज है, तो काफी बड़ा साइज है। इसमें से फ्रेश इशू 85 करोड़ का है, जिसमें से मैंने बताया कि 40 करोड़ तो ये पुणे में अपने प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए यूज करेंगे, और 38 करोड़ के आसपास पैसा जाएगा जो इनकी सब्सिडी कंपनी को जाएगा एज ए डेट।
इसके अलावा ऑफर फॉर सेल है 215 करोड़ की, जिसमें जो इनके यूके बेस इन्वेस्टर थे जिन्होंने पिछले 5-7 सालों से इनमें पैसा लगाया हुआ था और उन्होंने उस पैसे को वो निकाल रहे हैं। तो वो 215 करोड़ बेसिकली वो इन्वेस्टर जो हैं, जो सेलर्स शेयर होल्डर हैं, वो अपने स्टेक बेच के अपना स्टेक को कम कर रहे हैं उसमें। आईपीओ का जो प्राइस है वो 313 से 315 के बीच में है और फेस वैल्यू शेयर की 5 रुपए की। मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना कि इसी कंपनी ने मार्च में भी प्लान किया था आईपीओ लाने के लिए, मार्च 2020 में, लेकिन उस समय इनको काफी वीक रिस्पांस मिला था क्योंकि कोविड चल रहा था। आपको याद होगा एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया हुआ था जो बहुत ही मेगा था, तो उसके सामने इस आईपीओ को लग रहा था कि ये सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा क्योंकि सभी लोग एसबीआई कार्ड के पीछे मैड थे। तो इन्होंने उस समय विड्रॉ कर लिया था। उस समय ये जो प्राइस बैंड में ऑफर कर रहे थे आईपीओ, वो कर रहे थे 300 रुपए में, अब ये 315, तो इन्होंने 5% बढ़ा दिया है उसमें। तो ये एक बात आप जरूर ध्यान रखिए कि थोड़ा सा बढ़ाया क्योंकि एक्चुअल में इनके 2020 के प्रॉफिट भी बहुत अच्छे हैं। ये शेयर जो होगा बोथ बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होगा और जो लॉट साइज होगा वो 47 का होगा। अलॉटमेंट जो है इसकी फाइनलाइज हो जाएगी 30 दिसंबर तक, और अगर आप लकी हैं, आपको मिले हैं शेयर, तो आपको 31 दिसंबर में आपके डीमैट अकाउंट में पता लग जाएगा कि आपको ये शेयर मिले हैं नहीं मिले हैं। और इसकी जो लिस्टिंग है वो नए साल के पहले पहले दिन 1 जनवरी को तय है। जैसे मैंने कहा कि जो शेयर होल्डर बेच रहे हैं वो ये 4 शेयर होल्डर जो अब आपके सामने स्क्रीन में आ गए हैं, तो गिल्डफोर्ड, लीड्स, आपका केम्ब्रिज और टनब्रिज, ये कंपनियां हैं जो अपना बिटवीन 1/3 टू 100% ऑफ शेयर बेच रहे हैं। तो लीड्स और टनब्रिज अपना 100% शेयर बेच रहे हैं ऑफर फॉर सेल के थ्रू। गिल्डफोर्ड और टनब्रिज 40% एंड 1/3 का सोच रहे हैं निकलने का, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्टेड रहेंगे इसमें। अब चलो बात करते हैं हम अपने फाइनल सेक्शन में जो है असेसमेंट मैट्रिक्स का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपना प्रोप्राइटरी असेसमेंट मैट्रिक्स लगाते हैं ट्रैफिक लाइट सिस्टम के हिसाब से, जैसे करते हैं कि क्या रेड फ्लैग हैं इस इशू में, या कोई एम्बर फ्लैग हैं, या कोई ग्रीन फ्लैग हैं। तो हम 5 फैक्टर जो देखते हैं वो हिस्ट्री ऑफ कंपनी, पर्पस ऑफ आईपीओ देखते हैं पहला। दूसरा प्रमोटर का बैकग्राउंड और रेपुटेशन देखते हैं। तीसरा मार्केट का जनरल सेंटिमेंट क्या है आईपीओ के बारे में, उसकी बात करते हैं। और चौथे में हम कंपनी की कंपेटिटिव एडवांटेज क्या क्या है उसको ध्यान में रखते हैं, और लास्ट में आईपीओ प्राइसिंग और ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करते हैं। तो अगर इस असेसमेंट मैट्रिक्स पे मैं इस कंपनी को जज करता हूं, तो देखिए इस टाइप की रेटिंग आती है। तो पहली बात तो कोई रेड फ्लैग नहीं आता, विच इज गुड। कुछ चीजें एम्बर्स आ रही हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एम्बर आ रही है क्योंकि थोड़ा सा ना ये सब्सिडी कंपनी स्ट्रक्चर, लिटिगेशन स्ट्रक्चर जो चल रहा है, ये पर्पस भी आईपीओ का है, उसमें ऑफर फॉर सेल काफी बड़ा अमाउंट है, और ये पहले 300 रुपए का सोच रहे थे, फिर मार्केट में पुअर रिस्पांस की वजह से इन्होंने विड्रॉ कर लिया था, अब दोबारा आ रहे हैं बट अब थोड़े महंगे शेयर प्राइस पे ला रहे हैं। लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज अभी भी ठीक लग रहा है। लेकिन हिस्ट्री ऑफ द कंपनी जो मुझे लग रहा है ना कि जैसे इनकी ग्रुप कंपनियां अभी भी लॉस मेकिंग है, कुछ पैसा यहाँ से रेस करके अपने सब्सिडी को लोन देंगी, वो सब चीजें थोड़ा सा मुझे एम्बर मार्क दे रही हैं। प्रमोटर की बैकग्राउंड रेपुटेशन वैसे तो ठीक है, काफी एक्सपीरियंस है वो इस इंडस्ट्री में, लेकिन उनके खिलाफ लिटिगेशन काफी चल रहे हैं, काफी केसेस चल रहे हैं, वो थोड़ा सा रेड फ्लैग मुझे लगता है पर्सनली। मार्केट सेंटिमेंट बहुत ही पॉजिटिव है, आजकल तो जो आईपीओ आता है वो बम्पर सब्सक्राइब होता है और बम्पर लिस्टिंग होती है, बर्गर किंग को देख लीजिए आपने। इंडस्ट्री के बाद देखें तो कंपेटिटिव एडवांटेज इनके पास है, बड़े प्लेयर हैं, टॉप 5 प्लेयर्स में आते हैं ये वेस्ट मैनेजमेंट में, और इनके टूल्स व्हीकल वगैरह में इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इनके पास कंपेटिटिव एडवांटेज डेफिनेटली है। लेकिन ये अकेले नहीं है, काफ़ी कंपटीशन है, तो इसलिए इतना कुछ स्टैंड आउट कंपेटिटिव एज नहीं है इनके पास। आईपीओ प्राइसिंग की बात करते हैं तो वैल्यूएशन वाइज ठीक लग रहा है, अगर थोड़ा सा सस्ता होता तो और बेटर लगता, लेकिन ये भी ठीक लग रहा है। ग्रे मार्केट में क्योंकि अभी तो आईपीओ का सीजन चल रहा है, सभी लोग बड़े पॉजिटिव हैं आईपीओ के लिए, तो ग्रे मार्केट भी इस पे करीबन 10 से 15% का प्रीमियम प्लेस कर रहा है। तो आपको उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे अगर 315 पे आपको मिले, तो ये 350 360 तक लिस्ट हो सकता है, तो इसलिए वो भी मैंने एक ग्रीन रेटिंग उसको दे रखी है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ पॉइंट कहूंगा, लॉन्ग टर्म बिजनेस की वजह से तो ये जो इंडस्ट्री है मैसिव ग्रोथ में है, एंटनी वेस्ट भी बहुत वेल प्लेस्ड है इसको कैपिटलाइज करने के लिए। लॉन्ग टर्म जिसका गए 5-10 साल का व्यू अगर लेंगे तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है।
जो यहाँ पे मुझे वरी लग रही है वो लिटिगेशन केसेस और जो लॉस मेकिंग प्रमोटर ग्रुप कंपनी है जिसके लिए ये पैसा यूज करेंगे इससे, वो मुझे थोड़ा सा पॉइंट ठीक नहीं लग रहा है इमीडिएट इसके। लेकिन जितना पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में अभी है आईपीओ के लिए, उससे ये तो बड़ा क्लियर है कि लिस्टिंग गेन काफी सर्टेन है इसमें। तो मेरे को लग रहा है कि अगर आप लिस्टिंग गेन शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर सोच रहे हैं तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, और इसमें लिस्टिंग गेन 10 से 15% का उम्मीद है, इतना इतना लग रहा है। तो मैं ओवरऑल उम्मीद करता हूं कि ये पूरा जो मैंने आपके साथ वीडियो कंटेंट शेयर किया वो आपको पसंद आया होगा, आपको समझने में आसानी होगी। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये सब पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए ए टू जेड लर्निंग का, और हमारी व्यूअर कम्युनिटी का पार्ट बनिए ताकि हम आपकी सजेशन के बेसिस पे अपने फ्यूचर वीडियोस प्लान कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। थैंक यू।